अपने पिता केशव के साथ राजमहल के विशाल मुख्य द्वार पर पहुंची। उसके सर पर कपड़ा से ढकी हुई नागमणि की टोकरी थी। प्रणाम द्वारपाल जी, हम गोसपुर से आए हैं और महाराज से मिलना चाहते हैं। महाराज बहुत व्यस्त है, तुम जैसे साधारण मल्लाहों को उनसे क्या काम हो सकता है? मेरे पास एक ऐसी वस्तु है जो मगध के राजकोष और प्रजा का भाग्य बदल सकती है। क्या तुम सच कह रही हो? राजमहल में झूठ बोलना अपराध माना जाता है। मैं अपनी और अपने पिता की जान दांव पर लगाकर ये बात कह रही हूँ। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं महाराज तक तुम्हारा संदेश पहुंचाता हूँ। दरबार की सजावट और भव्यता देखकर केशव और रूपवती दंग रह गए। बेटी, यहाँ की चमक धमक तो हमारी आंखों को चुंधिया रही है। क्या हम सच में यहाँ हैं? धैर्य रखिए बापू, महाराज बहुत दयालु हैं, वे हमारी बात जरूर सुनेंगे। तभी शंखनाद हुआ और महाराजा विक्रमजीत का प्रवेश हुआ। सावधान, मगध सम्राट प्रजावत्सल महाराजा विक्रमजीत पधार रहे हैं, सब अभिवादन करें। कितना विराट व्यक्तित्व है महाराज का, मेरी तो जुबान ही लड़खड़ा रही है। बापू शांत रहिए, महाराज सिंहासन पर बैठ चुके हैं और हमें ही देख रहे हैं। महाराजा विक्रमजीत ने रूपवती को अपने करीब बुलाया। युवती, तुम्हारा आत्मविश्वास सराहनीय है। तुम हमसे किस प्रयोजन से मिलना चाहती थी? महाराज, मैं आपकी तुच्छ प्रजा हूँ। मैं आपके राजकोष के लिए एक दिव्य उपहार लाई हूँ। मछली पकड़ने वाली एक बेटी राजकोष के लिए क्या उपहार ला सकती है? महाराज, ये दुर्लभ नागमणि है जो हर मनोवांछित फल देने में पूरी तरह समर्थ है। रूपवती ने बिना डरे अपनी पूरी कहानी और नागमणि के बारे में बताया। इतना कीमती रत्न पाकर भी तुमने इसे अपने पास क्यों नहीं रखा? क्योंकि इस दिव्य मणि पर पूरी प्रजा का अधिकार है, न कि किसी एक परिवार का। अद्भुत विचार। क्या हम और हमारे दरबारी इस अलौकिक रत्न के दर्शन कर सकते हैं? रूपवती ने नागमणि की सुरक्षा और उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए महाराज के सामने एक शर्त रखी। उसने केवल महाराज को ही दर्शन कराने का निर्णय लिया। रूपवती, तुम संकोच क्यों कर रही हो? इसे सबके सामने क्यों नहीं दिखाती? क्षमा करें महाराज, ये अलौकिक रत्न है, इसकी आभा केवल आप ही देख सकते हैं। ठीक है, दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कि इसमें ऐसी क्या विशेषता है। लीजिए महाराज, अपनी आंखों से इस ईश्वरीय वरदान के दर्शन कर लीजिए। अद्भुत, इसकी चमक तो अद्वितीय है, पर क्या ये सच में फल देती है? महाराज, दैवी शक्तियाँ कभी झूठ नहीं बोलती, आप स्वयं इसकी परीक्षा ले सकते हैं। मगध उस समय भीषण सूखे और अकाल की चपेट में था। राजा ने इसी विपदा को दूर करने की चुनौती रूपवती के सामने रखी। मगध की धरती प्यासी है और अकाल पड़ रहा है, क्या ये मणि बारिश ला सकती है? अगर आपकी प्रजा का पुण्य और मेरी भक्ति सच्ची है तो बारिश अवश्य होगी। तो विलंब कैसा? इस जलती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने की प्रार्थना करो। हे दिव्य नागमणि, प्रजा की पुकार सुनो और इस सूखे राज्य पर कृपा करो। हे देव, जल बरसाओ ताकि पशु पक्षी और किसान फिर से जीवित हो उठें। रूपवती की प्रार्थना समाप्त होते ही प्रकृति ने अपना रंग बदल लिया। चिलचिलाती धूप की जगह काले बादलों ने ले ली और भारी बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने की आवाज सुनकर सभी लोग राज दरबार से मुख्य द्वार की तरफ भाग कर गए बारिश देखने के लिए। देखो, बिजली कड़क रही है और ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। चमत्कार महाराज, सूखी धरती पर पानी की बूंदें गिरने लगी हैं, बारिश शुरू हो गई। मणि ने हमारी सुन ली महाराज, अब मगध में कोई भूखा नहीं सोएगा। पूरा राज्य नाच रहा है, पशु पक्षी और पेड़ पौधे फिर से जी उठे हैं। बेटी, तुमने तो आज मगध का भाग्य ही बदल दिया। मैं धन्य हो गया। रूपवती, ये बारिश नहीं बल्कि मगध के लिए नया जीवन है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बारिश के चमत्कार के बाद महाराजा विक्रमजीत ने रूपवती को अपनी बेटी की तरह सम्मान दिया और उसे राजमहल में रहने का आदेश दिया। बेटी रूपवती, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मगध को अकाल से बचा लिया है। महाराज, ये सब नागमणि की कृपा और आपके नेक शासन का फल है। आज से तुम और ये मणि दोनों मगध की सबसे कीमती संपत्ति हो। महाराज, मैं एक साधारण मल्लाह की बेटी हूँ, राजमहल में कैसे रहूंगी? तुम अपने माता पिता के साथ यहीं रहोगी और नागमणि की रक्षा भी करोगी। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महाराज, मैं सदैव राज्य के हित में कार्य करूंगी। पूरे मगध में दीपावली जैसा माहौल हो गया। रूपवती राजा के साथ पूरे गांव में पग यात्रा निकाली और प्रजा ने उसका भव्य स्वागत किया। देखो, वो रही हमारी रक्षक रूपवती, जिसकी वजह से आज बारिश हुई है। सच में इस बेटी ने तो पूरे मगध का भाग्य ही बदल दिया है। ये जीत मेरी नहीं, आप सबकी प्रार्थनाओं और विश्वास की जीत है। बेटी, कल तक हम दाने दाने को तरसते थे, आज पूरा राज्य तुम्हारे पीछे है। बापू, ये सम्मान बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें हमेशा विनम्र रहना होगा। चारों ओर मिठाइयां बांटी गईं और ढोल नगाड़ों की आवाज से आसमान गूंज उठा। जहां एक ओर उत्सव मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर राजकुमार उदय के मन में लालच का जहर घुल रहा था। उसने अपनी माता महारानी सुलक्षणा के साथ मिलकर साजिश रची। माता, वो मणि और उसकी शक्ति पर केवल मेरा अधिकार होना चाहिए था। पुत्र, तुम्हारे पिता उस लड़की के वश में है, वे तुम्हें कुछ नहीं देंगे। मुझे वो दिव्य नागमणि चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी रास्ता चुनना पड़े। तो फिर विलंब मत करो, महाराज को मार्ग से हटाकर सत्ता अपने हाथ में लो। राजकुमार उदय 2 सैनिकों के साथ राज दरबार में पहुंचता है। सैनिकों, महाराज को अभी बंदी बना लो और उन्हें अंधेरे कारागार में डाल दो। पुत्र, ये कैसा अधर्म है? लोभ ने तुम्हारी बुद्धि को पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया है। सैनिक महाराजा विक्रमजीत को पकड़कर अंधेरे कारागार में डाल देते हैं और राजकुमार उदय सिंहासन पर बैठ जाता है।